इस वीडियो के पिछले भाग में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित प्रेम घन की स्मृति छाया पाठ की व्याख्या कर रहे थे। यह पाठ एक संस्मरण है, जैसा कि हम जानते हैं, और प्रसिद्ध कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की स्मृति स्वरूप लिखा गया। पिछले पाठ में हमने देखा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बद्री नारायण चौधरी के घर में उनको पहली बार देखा। यही लेखक से उनकी पहली मुलाकात थी। आगे लेखक लिखते हैं, ज्यों ज्यों मैं सयाना होता गया त्यों त्यों नूतन हिंदी साहित्य की ओर हमारा झुकाव होता गया। यानी जैसे जैसे वो बड़े होते गए, हिंदी साहित्य से उनका जुड़ाव होता गया, उसके प्रति उनका झुकाव होता गया। क्वींस कॉलेज के उस समय के स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्रायः मेरे ही आया करती थी। किनके ही आया करती थी? लेखक के घर आया करती थी। पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपा कर रखने लगे थे। क्यों छिपा कर रखने लगे थे? उस समय ऐसा माना जाता था कि जो बच्चे कोर्स की पुस्तक नहीं पढ़कर अन्य पुस्तकें पढ़ते हैं, उनका बिगड़ जाने का बहुत ज्यादा चांस होता है। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए और मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहां से पुस्तकें ला कर पढ़ा करता था, क्योंकि लेखक का हिंदी साहित्य से बहुत ज्यादा झुकाव था, हिंदी साहित्य की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव था। इसलिए वो क्या करते थे? पुस्तकें ला के पढ़ते थे। कहाँ से पुस्तकें लाते थे? पंडित केदारनाथ पाठक के हिंदी पुस्तकालय से। एक बार एक आदमी के साथ मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। काशी अर्थात बनारस। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा रहा था। चौखंबा कोई जगह, कोई स्थान है? कहाँ? काशी, बनारस। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते हुए दिखाई पड़े। पुस्तकालय में वे मुझे प्रायः देखा करते थे, मतलब अक्सर लेखक को वो देखा करते थे। कौन? पंडित केदारनाथ पाठक, जो वहीं पर किसी एक घर से निकलते हुए लेखक को दिखाई दिए। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हुए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस घर से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कौतूहल, चाह मतलब बहुत ज्यादा अभिलाषा के साथ, और कौतूहल मतलब जिज्ञासा प्लस आश्चर्य की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर ना जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता है। कैसी कैसी भावनाएं उस मकान से उनकी जुड़ रही थी, यह उनको खुद नहीं मालूम था, और उसी भावनाओं के वशीभूत होकर वह उस मकान को देखते रहे। पाठक जी मेरी यह भावुकता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर तक मेरे साथ बातचीत करते गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र ही गहरी मैत्री में परिणत हो गया। गहरी मैत्री मतलब गहरी मित्रता, परिणत हो जाना मतलब बदल जाना। किससे? पंडित केदारनाथ से उनकी गहरी मित्रता हो गई। किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 16 वर्ष तक की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते तो समवयस्क मतलब हम उम्र हिंदी प्रेमियों की एक खास मंडली मुझे मिल गई। किन्हें मिल गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसमें श्रीयुत काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ गौड़ और पंडित उमा शंकर द्विवेदी मुख्य। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में हुआ करती थी। इस मंडली में क्या हुआ करती थी? सिर्फ साहित्य चर्चा हुआ करती थी और हिंदी के पुराने और नए लेखकों की चर्चा हुआ करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। कौन मानने लगे थे? रामचंद्र शुक्ल।
अपने को एक लेखक मानने लगे थे। हम लोग की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती थी, यानी जो हिंदी बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती थी उस हिंदी में ना होकर लिखने पढ़ने की भाषा में हुआ करती थी, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। जिस स्थान पर मैं रहता था अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। तो चूंकि ऐसे लोगों के बीच क्या था, उर्दू भाषा का ही ज्यादातर उपयोग होता था, इसलिए ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी, मतलब कुछ अलग हटकर लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह रख छोड़ा था। उन्होंने इन लोगों का एक उपनाम दिया था। क्या उपनाम था? निसंदेह। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज हुआ करते थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे। इसी बीच मैं उधर से जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, इसे हिंदी का बड़ा शौक। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत है। मैं तो इसकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया था। वाकिफ हो जाना मतलब परिचित हो जाना। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी यह इस समय नहीं कह सकता। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आश्चर्य लगता है कि उस समय उनकी सूरत में उन सब जज महोदय को क्या बात ऐसी नजर आई जिसके कारण वह जान गए कि इसकी सूरत देखते ही मैं इस बात से परिचित हो चुका था। यह लेखक इस समय नहीं कह सकते। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। यह जो घटना घटी थी वो जब लेखक ये संस्मरण लिख रहे थे उससे 30 वर्ष पहले की घटना थी। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया। चौधरी साहब कौन थे? बद्री नारायण चौधरी जो थे प्रेम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। पुरानी चीज मतलब एक पुरानी मंझी हुई चीज। इस पुरातत्व की दृष्टि से मतलब पुरानी चीज समझने की दृष्टि से प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। प्रेम भी उनके प्रति था और कौतूहल, उनके बारे में जानने की जिज्ञासा ही कौतूहल। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे, यानी हिंदुस्तानी थे और बहुत ज्यादा रईस थे, अर्थात संपन्न थे, अमीर थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनके हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। ऐसा लगता था कि बहुत अमीर वर्ग के हैं और बहुत रईस हैं। उनके हर एक अदा से ही ये बात टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे हैं, आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तस्तरी लिए पीछे पीछे लगा। यानी एक रईस का, अमीर का हर गुण उनमें दिखाई देता। बात की काट छाट का क्या कहना। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उसमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। विलक्षण मतलब अनोखी, मौलिक, वक्रता मतलब टेढ़ापन। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला होता था, एकदम अनोखा होता था। अगर किसी नौकर के हाथ से कभी कोई गिलास वगैरह गिरा तो उनके मुंह से यही निकला, कार्य बचाता नहीं। तब उनके मुंह से उनकी जो भाषा थी, मातृभाषा, उसी में निकलता था कि क्या रे, बचा कि नहीं, कि टूट गया। उनके प्रश्नों के पहले क्यों साहिब लगा रहता था। वे लोगों को पराया बनाया करते थे मतलब बेवकूफ बनाया करते थे। इससे उनसे मिलने वाले लोग भी उन्हें बनाने की फिक्र में रहते थे। मिर्जापुर में अपनी परिपाटी के एक बहुत ही प्रतिभाशाली कवि रहते थे। मतलब अपने परिपाटी मतलब अपने लीग के, अपने तरह के, जिनका नाम था वामनाचार्य गिरी। एक दिन वह सड़क पर चौधरी साहब के ऊपर एक कविता जोड़ते जा रहे थे। क्या कर रहे थे? चौधरी साहब के ऊपर एक कविता बनाते हुए जा रहे। अंतिम चरण रह गया था कि चौधरी साहब अपने बरामदे में कंधों पर बाल छिटकाए खंभे के सहारे खड़े दिखाई दिए। चट कविता पूरा हो गया और बामन जी ने नीचे से वह कविता ललकारा जिसका अंतिम अंश था, खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की। उन्होंने कविता को इस तरह पूरा किया कि खंभा को टेक करके कौन खड़ी है, जैसे कोई मुगल नारी खड़ी। एक दिन कई लोग बैठे बातचीत कर रहे थे, इतने में पंडित जी आ गए। चौधरी साहब ने पूछा, कहिए क्या हाल है। पंडित जी बोले, कुछ नहीं, आज एकादशी थी, कुछ जल खाया और चले आ गए। प्रश्न हुआ, जल ही खाया कि कुछ फलाहार भी पिया, क्योंकि उन्होंने कहा जल खाया
इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि क्या फलाहार भी पिया है। इस तरह चौधरी साहब के बातों में एक अनोखी वक्रता होती थी जो किसी को भी अपनी ओर खींचती थी, प्रभावित करती थी। एक दिन चौधरी साहब के एक पड़ोसी उनके यहाँ पहुंचे और देखते ही सवाल हुआ, क्यों साहब? एक लफ्ज मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका ठीक अर्थ समझ में नहीं आया। उनसे आते हुए वो क्या प्रश्न करते हैं कि क्यों साहब, एक लफ्ज एक शब्द मैं अक्सर सुना करता हूँ पर उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आता। आखिर घन चक्कर के चार माने, यानी घन चक्कर शब्द का अर्थ क्या है और इसके लक्षण क्या है? पड़ोसी महाशय बोले, वाह, यह क्या मुश्किल बात है। एक दिन रात को सोने से पहले कागज कलम लेकर सवेरे से रात तक जो जो काम किए हो सब लिख जाइए और पढ़ जाइए। यानी ये सब काम करना ही, बेमतलब की बातें करना, बेमतलब का काम करना ही घन चक्कर होना है। मेरे सहपाठी पंडित लक्ष्मी नारायण चौबे, बाबू भगवान दास हालना, बाबू भगवान दास मास्टर, इन्होंने उर्दू बेगम नाम की एक बड़ी ही विनोदपूर्ण पुस्तक लिखी जिसमें उर्दू के उत्पत्ति आदि का वृत्तांत एक कहानी के ढंग से किया गया था। एक दिन कई आदमी छत पर बैठे चौधरी साहब से बातचीत कर रहे थे। चौधरी साहब के पास ही एक लैंप जल रहा था और लैंप की बत्ती एक बार भभकने लगी। चौधरी साहब नौकरों को आवाज देने लगे। यहाँ भी देखिए उनकी तबीयतदारी, रईस पर कैसे टपक रहा था। मैंने चाहा कि बढ़कर बत्ती नीचे गिरा दूं, पर लक्ष्मी नारायण ने तमाशा देखने के विचार से मुझे रोक दिया। चौधरी साहब कहते जा रहे थे, अरे जब फूट जाएगी तबे चलो ताबई। अरे क्या फूट जाएगा तभी तुम चल कर आओगे? अंत में चिमनी ग्लोब सहित चकनाचूर हो गया। अंत में क्या हुआ? चिमनी पूरा शीशा सहित चकनाचूर हो गया, पर चौधरी साहब का हाथ लैंप की तरफ ना बढ़ा। उपाध्याय जी नागरी भाषा को मानते थे और बराबर नागरी भाषा में लिखा करते थे। उपाध्याय जो थे यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे, वे नागरी भाषा को बहुत पसंद करते थे और बराबर नागरी भाषा में ही लिखा करते थे। उनका कहना था, नागर अपभ्रंश से जो शिष्ट लोगों की भाषा विकसित हुई, यानी नागर अपभ्रंश मतलब नगर की जो बिगड़ी हुई भाषा से एक शिष्ट भाषा विकसित हुई, वही नागरिक कहलाए। इसी प्रकार वे मुर्जापुर ना लिखकर मीरजापुर लिखा करते थे, जिसका अर्थ वे करते थे लक्ष्मीपुर। इस प्रकार लक्ष्मीपुर करते थे कि मीर बराबर समुद्र, जा बराबर पुत्री प्लस पुर, यानी समुद्र की पुत्री लक्ष्मीपुर। इस तरह उनके विलक्षण व्यक्तित्व में बंधे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस संस्मरण की रचना की। धन्यवाद।